नमस्कार, हेयर आई वेलकम्स यू ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसी एजुकेशन हब। आप जानते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम अब बहुत दूर तो है नहीं। 12th का आज पहला पेपर है हिंदी का, और ऐसे ही क्लास 10th का 21 तारीख को 21 फेब को हिंदी का पेपर है। लेकिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी साइंस के लिए, और साइंस में स्पेशलाइजेशन अगर बात करें तो बायोलॉजी को लेकर के ये वीडियो होने वाला है। आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि इसमें सारे डायग्राम पे बात हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐड करना है कि यहाँ डायग्राम का सहारा लेकर लगभग पूरी बायोलॉजी पर मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, हालांकि आप सब जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम साइंस की बात करें वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th। बेसिकली क्लास 10th में साइंस में बच्चा आप जानते हैं टोटल चैप्टर हम डील करने वाले हैं। हम टोटल चैप्टर से डील कर रहे हैं वो है 13, आउट ऑफ विच बायोलॉजी का देख लेते हैं कितना चैप्टर है। ओके, बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं विच इज हेरिडिटी। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। रिप्रोडक्शन सुन के 10th क्लास के बच्चों के चेहरे पर स्पेशल एक हंसी दिखाई देती है, पर इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिले ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ 5 चैप्टर बायोलॉजी से आ रहे हैं। आप भी ये बात भी आप शायद जानते हैं कि भले ही यहाँ 5 चैप्टर बायोलॉजी से आ रहे हैं, पर एक बड़ा जो डोनेशन है, बड़ा जो अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो बायोलॉजी का है। आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके 30 नंबर की सिर्फ क्या आ रही है बच्चा, बायोलॉजी आ रही है। तो अगर आप देखें तो 80 में 27 नंबर पे पास हो जाते हैं। आपकी बायोलॉजी अगर बहुत ज़बरदस्त भी हो जाती है तो अकेली बायोलॉजी आपको पास कराने की हिम्मत रखती है। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तीनों चीज़ें तैयार करें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। आपको नज़र 80 पे रखनी चाहिए, क्योंकि हम 80 नंबर पे ही भरोसा करते हैं। अगर आप 70 सोचेंगे तो 60 आएंगे, 80 सोचेंगे तो 70 आएंगे, और 80 अगर आपने सोच लिया, देखिए जब सोचना ही है तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए, क्यों ना फुल ऑन फुल सोचा जाए, छोटा क्यों सोचा जाए। तो भले ही आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है या बहुत बुरी पढ़ाई की है, ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और गारंटी देते हैं उनको भी यहाँ से कुछ नया मिलेगा। जिनको लगता है कि मैं फेल हो सकता हूँ सर, उनको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। मैं आपके साथ चलूंगा पहले डायग्राम पर, और पहला जो डायग्राम है सर वो मेरे पास ये आ गया। ये डायग्राम है सर लाइव प्रोसेसेस से। अब इसके बारे में थोड़ी बात ये कर लेनी जरूरी है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हमको बताया गया। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप बात करते हैं तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है बच्चे, ये एनस तक जाता है। ये रही पहली बात, माउथ से एनस तक जाएगा। मैं पेन को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, ठीक। अब जैसे यहाँ माउथ की बात की गई है, द कैविटी ऑफ माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी एज वेल एज इट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी को और क्या कहते हैं बच्चे, ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। टोटल अगर पूछेगा तो 6 हो गए। अब ये 3 कौन कौन से हैं, जरा इनका नाम ले लेते हैं, क्योंकि कई बार नेम भी आ जाता है। 1 पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, द सेकंड पेयर इज सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आई होप ये सब जो हम लिख रहे हैं वो क्लियर है, ठीक है। आवाज भी यहाँ पर क्लियर आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमने माउथ से बात किया, साथ ही साथ माउथ में आपको मिलता है एक एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम का सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं इसको, सॉरी। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट दी स्टार्च। कितना स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है सर, तो अप्रोक्स 30% स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, माउथ में हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है सर, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में जान लेते हैं। नो डाइजेशन, सबसे पहली बात, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा।
द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इज शोन और ऑब्जर्व्ड इन ईसोफेगस। ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो होता है ये फूड को माउथ से बाकी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करने में हेल्प करता है। मसल्स जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल जिससे बना हुआ है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, आप समझते हैं ना माउथ टू एनस, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही मूव करता है, आगे बढ़ता है। सो ईसोफेगस से इतनी बात हो गई, कोई डाइजेशन नहीं, कोई एंजाइम नहीं, कोई जूस नहीं। इट इज अ सिंपल और अ वे अ पाथ टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ईसोफेगस के बारे में एक बात और मेरे को ऐड करना चाहिए था कि फूड की फॉर्म इन ईसोफेगस क्या होती है। तो ईसोफेगस के पास जो फूड की फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम बोलस कहते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा मैं इसको रंगने वाला हूँ, इसको एकदम रंग दिया जाएगा क्योंकि मैं एक ही डायग्राम से बनने वाले सारे क्वेश्चन लेने की यहाँ पर कोशिश करूँगा ताकि एक सिंगल वीडियो आपको कंप्लीट बायोलॉजी में एक कॉन्फिडेंस दे दे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया था। थर्ड पार्ट इज स्टमक। थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चा, उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उनको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है पेप्सिन, रेनिन और साथ ही साथ यहाँ मेनली क्या रिलीज होगा बच्चा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। और गैस्ट्रिक जूस में ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी, क्या क्या, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, है ना, लाइपेज भी होते हैं पर वो आपके काम के नहीं है। पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। रेनिन का फंक्शन क्या होता है, टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। देखिए अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे मैं गारंटी ले सकता हूं कि बायो में आपको एकदम मजा आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगी ऊपर एकदम। वीडियो अगर आपको पसंद आता रहे लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर और पार्ट बनाए जाएं तो आपको क्या करनी होगी, वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक आपको देने होंगे। जैसे 100 लाइक आएगा मैं आपको बायोलॉजी में और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, स्पेशली न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जो बायोलॉजी में आपको परेशान कर रहे हैं हेरिडिटी वगैरह से, गेटिंग। पर ये काम कब होगा, जब वीडियो को 100 लाइक मिलेगा, ये मैं बोले देता हूं अभी, ठीक। अब यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ क्या मिलता है बच्चा, यहाँ मिलता है HCl और यहाँ मिलता है आपको म्यूकस। फंक्शन सुन लीजिए, HCl का फंक्शन होता है टू एक्टिवेट द पेप्सिन, है ना। और जो हम फूड खाते हैं अगर वो फूड ड्राई है, बहुत ज्यादा टफ है, तो उसको मुलायम सॉफ्ट करने का काम HCl का है। और म्यूकस का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की दीवारों को बचाना होता है HCl से, बिकॉज HCl की pH यहाँ बहुत कम होती है। सिंस pH कम होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, 1.2 अप्रॉक्स होती है। अब इतनी pH पे आप जानते हैं ये पूरे स्टमक की वॉल को खराब कर सकता है, कोरोसिव इन नेचर हो जाता है, कोरोड कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने साथ। ये 3 पार्ट आपके मैंने डिस्कस किए हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पर जब हम चलते हैं तो स्टमक के बाद हमें मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन पर मैं थोड़ी बात कर लेता हूं आपके साथ। यहाँ पर यहाँ देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मुझे पेन बदलना चाहिए ताकि चीजें विजिबल हो जाएं, चीजें विजिबल हो जाएं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम बात करते हैं बच्चा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर आपको कुछ जूसेस मिलेंगे जैसे बाइल जूस। बाइल जूस इज कमिंग फ्रॉम लीवर, ओके। लीवर में बाइल जूस बनाया जाता है, पर स्टोर कहां होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जबकि लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का, ठीक। सेकंड पॉइंट यहां पर देखने वाले हैं, ये तो पहला हो गया था हमारा, ठीक है जी। अब सेकंड की बात करते हैं, यहां पर होता है पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूसेस आ रहे होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। बच्चा कहां से आएगा, पैनक्रियाज से आएगा। बच्चा पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज क्या है बच्चा, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। बोले तो इससे पैनक्रियाटिक जूस भी आता है और साथ में क्या रिलीज होता है भाई, कंप्लीट वीडियो का वादा है तो कंप्लीट ही मिलने वाला है। यहां पर हार्मोन रिलीज होता है बच्चा, नंबर 1 है इंसुलिन एंड द नंबर 2 इज ग्लूकागॉन।
सो नंबर 1 इज इंसुलिन एंड द सेकंड वन इज ग्लूकागॉन। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन का फंक्शन होता है यहाँ पर ब्लड में इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड में शुगर लेवल को क्या कर देना होता है? इसका काम होता है कम कर देना। जबकि ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? टू इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन लगा रहे हैं, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा देना किसका काम है बच्चा? ग्लूकागॉन का काम है। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही है, बोर्ड एकदम फील हो गया है, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं, सुनना बहुत जरूरी है, अगर यहाँ पे सुन रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मजा आ रही है। और अगर आपको मजा आ रही है तो फिर मैं आगे बात करूंगा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, अपेंडिक्स, लीवर, वाइल डक्ट, इन सब पे बात करेंगे। उसके लिए हमें क्या लेना होगा सर? एक पेज लेना होगा, है ना, क्योंकि आगे जो है हमारे पास जगह अभी नहीं बची थी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे लार्ज इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को ही थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो हम बात कर रहे थे, बेसिकली क्या बात कर रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सुन लें। यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, डाइजेशन कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है सर? यहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी किस में होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। थर्ड बात अगर हम करते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर जूसेस आपको मिल जाते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले स्लाइड पर, है ना। जूसेस की बात कर लेंगे, जूसेस, तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। दूसरी चीज यहाँ पर मिलती है बाइल जूस। हालांकि इंटेस्टाइनल जूस भी आता है, इंटेस्टाइनल जूस, पर हमारे सिलेबस में उसको बहुत डिटेल में नहीं कहा है, पर है इस इंटेस्टाइनल जूस जिसको कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। सो दिस इज द कंप्लीट 3 जूसेस। ये 3 जूसेस होते हैं सर जो हमें कहाँ मिलते हैं? पैनक्रियाज, उसमें सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ठीक, डाइजेशन कंप्लीट होता है, यही हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। अब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है, जो बेसिकली फूड नहीं, मैं कहूंगा अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो यहां हो गया ना, एब्जॉर्प्शन तो हो गया। सो सेकंड पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या है, कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे नंबर 1, नो डाइजेशन अकर्स हेयर, नो डाइजेशन अकर्स हेयर, यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता। कहां पर नहीं होता? लार्ज इंटेस्टाइन में। दूसरी चीज क्या होती है? यहां पर एब्जॉर्प्शन 2 ही चीजों का होता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन 2 चीजों का होता है। एक तो वाटर का होता है बच्चा, और दूसरा किसका होता है? ड्रग्स का होता है। वाटर का होता है और ड्रग्स यानी दवाइयों का होता है, बेसिकली जो भी मेडिसिन आप ले रहे होते हैं। गेटिंग? मुझे लगता है चीजें क्लियर जा रही हैं। आगे बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? मेनली अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल इज प्रेजेंट। तो यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल ही क्या चीज होगी? प्रेजेंट होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब टॉपिक की, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है? मैं पीछे जाकर के एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, यहां पर। गेटिंग? लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। एनस क्या है? एनस इज द टेम्पोररी स्टोरेज, उसके बाद थ्रू आउट कर दिया जाता है उसको। पैनक्रियास पे बात मैंने यहाँ पर की है आपके साथ, वाइल डक्ट, लीवर पे बात की, डायफ्राम पे थोड़ी सी बात हमने कर ली है। डायफ्राम पे बात यहीं कर लेते हैं, बिल्कुल आसान बात है। डायफ्राम बेसिकली क्या होता है? चलिए आगे पेज पे कर लेते हैं, दिख नहीं रहा भाई। आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट आपने चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले तो हो गया स्क्रीनशॉट भाई, जल्दी से कर लें, आई होप हो गया है। ठीक है, अब मैं आपके साथ आ रहा हूं अगले पेज पर। अगला पेज जो हमारा दे रखा था ये, यहां पे मैं डायफ्राम पे बात कर लेता हूं, साइन चेंज कर लेता हूं, डायाफ्राम हम बात कर रहा है बुड़बक, ए बालक, डायफ्राम के बारे में सुनिए। इट सेपरेट्स और डिवाइड, इट सेपरेट्स बक्कल कैविटी, सॉरी थोरैसिक कैविटी, यानी जहां लंग्स प्लेस होते हैं, थोरैसिक कैविटी,
और दूसरी चीज क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का किसका काम होता है सर, डायाफ्राम का काम होता है, डायाफ्राम का काम होता है। बाकी हम कहां कर सकते हैं, रेस्पिरेशन में बात कर सकते हैं। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द डायग्राम व्हिच वाज शोन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। द डायग्राम इज दिस, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हम बात कर रहे हैं अब अगले डायग्राम पर। ये भी मैंने कुछ आपके साथ डेटा शेयर किया था कि भाई क्या पढ़ रहे हैं आप। अगर चाह रहे हैं कि ये पांचों सब्जेक्ट आपके ऐसे ही पांचों चैप्टर मैं कवर करा दूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, आपको यहां पर 100 लाइक करना पड़ेगी, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा पहले तो एक ही पार्ट में हो जाए, पर दूसरा पार्ट तभी आएगी जब आप क्या करने वाले, 100 लाइक करने वाले। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला डायग्राम हमको मिलता है ह्यूमन हार्ट का। गेटिंग? सो ह्यूमन हार्ट पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली देखिए, पहली बात तो यह है ह्यूमन हार्ट के बारे में, ये मायोजेनिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बच्चा, मायोजेनिक इन नेचर, मतलब ये खुद से चलता रहता है। ऐसा नहीं है डेली इसको क्या करना हो, हमको चलाना हो, इसका स्विच ऑफ स्विच ऑन करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये विजिबल हो रही है ये चीज? आई होप ये विजिबल हो रही है। ठीक है, अब हार्ट पे बात करते हैं कि क्या क्या इसके पीछे बात रहती है। इसके जो पार्ट है ना, उन्हीं को पकड़ लेते हैं सबसे पहले। जैसे पहला पार्ट हमने यहां पकड़ लिया, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। वेना कावा का काम क्या होता है, टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से लाती है, फ्रॉम दी होल बॉडी इनटू दी राइट एट्रियम। देखिए सर, यहां पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड होता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। सो आप कहेंगे सर राइट एट्रियम में मेरे को क्या मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब ये वाला कंफ्यूजन तो भाई मेरे ख्याल से यहां तक दूर हो गया होगा कि इसको राइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं ऐसे डायग्राम को तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट मान करके चलते हैं। द रीजन इज, मान लीजिए आप में से कल को कोई डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कहानी पहले भी कई बार सुना रखी है ऑफलाइन बैच में, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं शायद समझ पाए। तो मान लीजिए अब आप ऑपरेट करेंगे किसी को, तो मेरे सामने तो वो पर्सन अपोजिट होगा ना, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लाइक इन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब मुझे अगर लेफ्ट राइट का ही परेशानी रहेगी, तो जब तक मैं लेफ्ट राइट कहूंगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और फिर आप समझते हैं डॉक्टर साहब का क्लिनिक तोड़ दिया जाएगा, खोपड़ा फोड़ दिया जाएगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि जो लेफ्ट है वो आपका राइट है, जो राइट है वो आपका लेफ्ट है। वेरी गुड। सो द राइट एट्रियम इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर वेना कावा, यहां पर आपको कैसा ब्लड लाके दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में इकट्ठा हो गया। ये नीचे जा रहा है, ये ब्लड देखिए नीचे जा रहा है। ये नीचे वाली जो चीज है इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड है बच्चों, यहां पर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल में भी। गेटिंग? उसके बाद क्या होगा, ब्लड यहां से चल के यहां, ये है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द एक्सेप्शन, कैरी अगेन, इसके पास भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने डिफरेंस बिटवीन में लिखा भी होगा कि द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द पल्मोनरी आर्टरी। एक ही आर्टरी ऐसी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सारी आर्टरी अच्छा ब्लड रखती है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अच्छा, मतलब कैसा ब्लड रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। अब ये कहां जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा, उसके बाद फाइनली पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी। अब पल्मोनरी वेन पर थोड़ी बात हो जानी चाहिए। पल्मोनरी वेन के पास कैसा ब्लड होगा बच्चों, पल्मोनरी वेन के पास होगा ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम के पास भी होगा, यहां भी कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। भाई पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई के पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पूछा है किस पार्ट में कैसा ब्लड है। आफ्टर दैट ये ब्लड यहां पीछे से होता हुआ बाहर निकल गया। एओर्टा क्या करता है, एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड लिख ही देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द होल बॉडी, ब्लड इनटू होल बॉडी। तो एओर्टा से पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द सेप्टम। सेप्टम के बारे में भाई थोड़ी बात कर लीजिए, हालांकि मुझे लगता है आप समझ पाते हैं। सेप्टम ये एक लेयर है, ये क्या करती है, दो चैम्बर को अलग करती है। अब वो बात हमारे सामने आनी है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो यहां सुनिएगा। एक ट्रिक हम अक्सर क्लास में बताते रहते हैं, ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, परम। सो द परम क्या है, यहां पर देख लें आप,
स्पर्म को देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए, कितने चैम्बर हार्ट है ये क्लियर होगा। पाइसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फिशेस की बात कर रहे हैं। आई होप इतना बड़ा लिखना ठीक है। और यहाँ पर हम एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। आर फॉर रेप्टाइल्स की बात करेंगे, हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे। एंड ए फॉर एप्स की बात करेंगे, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बच्चा इसकी बात करेंगे तो मैमल्स की बात करेंगे, यानी मैमेलिया क्लास है, मैमल्स लिख देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर चैम्बर, हार्ट कितने चैम्बर होगा, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी अगर आप वीडियो में बनती रहेगी। तो पहली बात करें पाइसिस का, सो यहाँ है 2 चैम्बर्ड हार्ट। सो यहाँ पर कैसा है बच्चा, 2 चैम्बर्ड हार्ट। बाकी इन दोनों लोगों पर कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब कोई बच्चा मेरे से ये कह सकता है कि नहीं सर, इनके पास तो 3 चैम्बर होता है, इनके पास 3.5 चैम्बर होता है। तो बच्चे मेरे को भी पता है 3.5 होता है, पर क्लास 10th में जब आप हैं तो आपको 3.5 3.5 कुछ नहीं करना, आपको 3 चैम्बर लिखना बोले तो 3 चैम्बर लिखना, नहीं तो चिंगी पोंगी हो जाना है आपके साथ, मतलब आपका पेपर का चिंगा पोंगा हो जाएगा। एप्स और मैमल्स की बात करेंगे सर, यहाँ पर कैसा रहेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा। कैसा रहेगा बच्चा, 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। अब थोड़ी सी और बात करेंगे, थोड़ा सा कलर बदल लें तब बात करने में मजा आएगी, मजा आएगी। वेरी गुड। यहाँ पर एक आर्ट्रियम होता है या फिर एक ही ऑरिकल होता है, और एक क्या होता है बच्चों, वेंट्रिकल होता है। दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 एट्रियम होता है। एट्रियम कितना होता है, या एट्रिया प्लूरल वर्ड है, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है, जबकि एक ही क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। सो पूछा जा सकता है इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे होती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है। वेयर एज जो दूर रहती है, जो अलग अलग रहती है, वो कहाँ रहती है ब्लड, जब 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है तब वहां पर ब्लड अलग अलग रहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग। अब चैम्बर की बात करिए तो 2 होते हैं एट्रियम, 2 होते हैं एट्रियम, और 2 ही कैसे होते हैं बच्चों, वेंट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, डबल सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी सारा साल गुजर गया तो मैंने समझ में नहीं आया कि डबल सर्कुलेशन क्यों करे। तो भाई मेरे साथ यहाँ आ जाइए, देखिए ब्लड डीऑक्सीनेटेड यहां से एंटर कर गया, यहां से ब्लड डीऑक्सीनेटेड था राइट एट्रियम में भी, राइट वेंट्रिकल में भी। उसके बाद ब्लड कहां गया था, लंग्स में गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एक सर्किट तो ये हो गया, इस सर्किट को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद लंग्स से ब्लड दोबारा पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आया। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। उसके बाद ये ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। आफ्टर दैट ट्रांसफरिंग विद द हेल्प ऑफ एओर्टा गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द होल बॉडी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। सो 2 अलग अलग सर्किट है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में कभी आता ही नहीं है, ये दोनों ब्लड हमेशा सेपरेट रहते हैं। इसी वजह से जो एप्स और मैमल्स होते हैं उनका एफिशिएंसी ज्यादा होता है टू डू एनी वर्क और परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जबकि मैं यहां बात करूं सर जी तो इनको क्या कह देंगे, इनको कह देना इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन इन दोनों का नाम है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाती है बच्चों, यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। जबकि फिशेस की बात करेंगे तो यहां हम क्या कहेंगे, दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। अबे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तुम समझ का आएगा, मार दें कंटाप खींच के बात कर रहा हूं। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, ये वीडियो देख लिया ना तो निकाल लेना अपने सारे प्रीबोर्ड क्वेश्चन, हल ना हो तो वहां नीचे कमेंट में लिख के जाना कि सर आपने पढ़ाया, हमसे क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अगला हमारे पास जो थर्ड डायग्राम है, मैं सिर्फ डायग्राम तक फोकस नहीं हूं बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डायग्राम की हेल्प लेकर के पूरा बायोलॉजी आपके सामने खोल के रख दूं एकदम से, ताकि सिंगल वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्ट डायग्राम देख लीजिए। सॉरी, वेना कैवा कैसा ब्लड ला रहा था, डीऑक्सीजनेटेड। अब मैं ऐसे लिखूंगा डीऑक्सीजनेटेड, आप समझ लो। उसके बाद ये ब्लड यहां पर आ गया था राइट एट्रियम में। उसके बाद कहां चला गया था, राइट एट्रियम के बाद कहां चला गया था, मैं इसको लिख देता हूं राइट एट्रियम। फिर ये था राइट वेंट्रिकल,
यहां से ब्लड किस में निकला, यहां से ब्लड किसने ले लिया, इसने, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स चली गई बात, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले गई कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ये एक समरी समझ सकते हो, लंग्स ने क्या करा, इसको प्यूरिफाई कर दिया। उसके बाद पल्मोनरी वेन के पास कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज इन द होल बॉडी वेन, यानी बी फॉर वेन, बी फॉर बेकार, बेकार का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी को छोड़ करके। अब आ जाइए एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पूरी बॉडी में, देखिए एओर्टा की हेल्प से ब्लड कहां चला गया, टू योर बॉडी, बॉडी में आर्टरी के थ्रू पहुंचा, आपकी जो बॉडी है उसने क्या करा, वहां पर जो सेल्स हैं वहां रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन यूज हो गई, CO2 निकलने लगी, और फिर CO2 को लेकर के वेन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के इन्होंने वेना कावा को दे दिया, और वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड ला करके फिर से लंग्स में, उसमें सॉरी हार्ट में डाल दिया। तो इस तरीके का ये हमारा सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड और ऑक्सीजन को लेकर के। अब थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा करते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो मेनली ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट होती है, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। HB का मतलब है हेमोग्लोबिन। एक और बात ले लेते हैं, सर हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो बच्चे आयरन प्रेजेंट होता है, यानी कि Fe प्रेजेंट होता है। ओके, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लड का कलर होती है रेड, ब्लड कलर रेड, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी, हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में, आरबीसी का जो कलर है वो रेड हो जाता है, इसलिए रेड ब्लड सेल होती है, उसकी वजह से पूरे ब्लड का कलर क्या हो गया, रेड हो चुका है। सो ऑक्सीजन तो मेनली इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट है। अब हम बात करते हैं CO2, तो CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बायकार्बोनेट आयन, बायकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। हालांकि अगर कोई कहे कि हीमोग्लोबिन जो है CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, तो ये गलत बात हो जाएगी, करता है पर बहुत कम अमाउंट उसका करता है। आगे चलते हैं भाई अगले डायग्राम पे। डायग्राम हमारे सामने है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं जरा, यहाँ पर क्या क्या चीज मुझे मिलने वाली है। जैसे सबसे पहली बात है नेजल पैसेज, यानी कि हमने क्या करना है, हमने जो एयर लेनी है वो नोज की हेल्प से लेनी है, नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से लेनी है ना। काला जंगल, साफ मैदान, सीधी रास्ता, दो दुकान जो है बचपन में आप करते थे, उन दो दुकानों से ऑक्सीजन लेनी है या एयर लेनी है बेसिकली। उसके बाद ये माउथ कैविटी दिखा रखी है, पर ये दोनों आकर के एक जगह मिलती हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में मैं पहले भी कहता आया हूं, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है वो क्या रहने वाला है, फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है वो क्या रहने वाला है सर, वो है फेरिंग्स। दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों लैरिंग्स की। सो लैरिंग्स के बारे में हमने आपसे क्या कहा है, वॉइस बॉक्स। अगर आपको आ रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं वॉइस बॉक्स, हम कमेंट आपका देखेंगे। वॉइस बॉक्स कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं साउंड बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स किसका दूसरा नाम हो गया, लैरिंग्स का हो गया। ओके, सो द नाउ एयर इज कमिंग इनटू द ट्रैकिया, गेटिंग। सो ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप किसको कहते हैं, ट्रैकिया को। और फूड पाइप किसको कहते हैं, बोलिए भाई, कमेंट करिए, फूड पाइप किसको कहते हैं, ईसोफेगस। हालांकि ओ हट चुका है अब, तो एसोफेगस हम कह सकते हैं, एसोफेगस। ये क्या हो गया, हमारा फूड पाइप हो गया। ठीक बच्चे, आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लगेगा कि हाँ हमारा अच्छा तैयारी हो रहा है, एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। वीडियो आपको पसंद आएगी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें इसको, क्योंकि जैसी चीजें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं बच्चों को देखता हूं अमूमन वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील शेयर करते हैं। तो जैसे एक ने रील शेयर करी तो वो पलट के क्या शेयर करता है, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक शेयर नहीं करेगा, वो भी रील ही शेयर करेगा। तो अगर आप ऐसी चीजें शेयर करेंगे सो क्या होता है, वो भी सोचते हैं कि नहीं मैं भी अच्छी चीजें देख रहा हूं, मैं दिखाता हूं इसको, देख भाई मैंने ये वीडियो देख रखा है। सो इस तरीके से आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, एक दोस्ती है, वो कैसी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी और हेल्पफुल भी हो जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें, यहां पर कार्टिलेज जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज की रिंग होती है, हाफ होती है यानी सी शेप्ड होती हैं।
पूछा जा सकता है रिंग कैसी होती है, सी शेप्ड होती है, ये बात आप याद रखेंगे। लंग्स की बात कर लेंगे, लंग्स पे थोड़ा सा मैं लाइट डाल देता हूं, आप कह रहे हैं इतना तो लंग्स के बारे में क्या है, पहली बात तो ये वन पेयर है, दूसरी बात इनमें एल्विलाई प्रेजेंट है, और एल्विलाई कितनी होती है बेटा, तो एक लंग में, ध्यान दीजिएगा, एक लंग में लगभग 300 से 400 मिलियन एल्विलाई होता है, 300 से 400 मिलियन एल्विलाई होता है। तो टोटल दोनों लंग में कितना हो जाएगा, दोनों लंग में, बोथ लंग्स में कितना हो जाएगा, बोथ लंग्स में कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 600 टू 800 मिलियन, 800 क्या हो गया भाई तने, 800 मिलियन एल्विलाई हो जाएगा। सो दिस इज द हेल्पफुल वन अगेन, 600 से 800। रिफ्स की बात कर लीजिए, रिफ्स अगेन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। डायफ्राम की बात हम कर चुके हैं, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। सो डायफ्राम किस में हेल्प करता है बच्चों, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है डायफ्राम, क्योंकि ये मूव करता है। आपको पता है जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, इनहेलेशन जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। जब ये फ्लैट होगा तो अंदर का एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का ज्यादा प्रेशर है तो एयर क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आएगी। पर बाद में क्या होता है, जैसे ये डायफ्राम डोम शेप होगा, अंदर का एरिया क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो क्या हो जाएगी, एक्सहेलेशन हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं भाई, आप पढ़ के नहीं आए रिलेशन, आप तो ये रिलेशन पढ़ के आए होंगे, P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता था कि नहीं होता था, प्रेशर। तो प्रेशर और एरिया कैसा रिलेशन हो गया, 1/A, यानी कि इनवर्स का रिलेशन हो गया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने कर ली। एल्विलाई का फोटो यहां पर दिखा रखा है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, एल्विलाई का इंपॉर्टेंट फोटो यहां दिखा रखा है। भाई वॉइस बॉक्स क्यों कट गया, ठीक है, ठीक। तो ये बात हमको पता चलती है थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम जानते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो है 4 बातें होती हैं। अब 4 बातें क्या होती है मैं यहां देख लेता हूं, जिससे मिलके बना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले होती है वन पेयर किडनी होती है यहां पर, ठीक है भाई। दूसरी चीज होती है वन पेयर यूरेटर होता है यहां पर, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, एक, अब पेयर नहीं लिखा मैंने लिखा सिंगल, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। सिंगल बच्चा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और उसके बाद क्या चीज होती है, सिंगल ही होता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की बात डिफरेंट होती है, मतलब इन केस ऑफ मेल इसका लेंथ जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट लेंथ है। इन केस ऑफ मेल, उल्टा लिखवा रहे हैं आप लोग भी, कुछ भी कर रहे हैं। मेल में क्या होता है, लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ इज मोर, जबकि फीमेल में क्या होगा, यूरेथ्रा की लेंथ कैसी होगी बच्चों, लेंथ होगी शॉर्ट लेंथ होगी, कम लेंथ होगी। ओके, गेटिंग। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग यहां आकर के जैसे ये दे रखा है यहां पर लेफ्ट रीनल आर्टरी, तो बच्चे जो आर्टरी किडनी में मिलती है उसको क्या कहते हैं, रीनल। मैंने आपसे पहले भी कहा होगा, किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज रहती है उसको रीनल लगा दिया जाता है। किसी भी वर्ड के आगे रीनल लग जाए आप समझ लेना वो किडनी से रिलेटेड है या लिंक्ड है। अब एक चीज और मैंने आपको दिखानी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके लेवल में जो है डिफरेंस है। ये किडनी थोड़ा सा नीचे है जबकि ये ऊपर की तरफ है। तो ऐसा क्यों होता है, हमारी राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे क्यों होती है, क्योंकि राइट की साइड क्या होता है हमारे पास, ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ लीवर होता है, लीवर के लोब की वजह से ये किडनी क्या कर जाती है, थोड़ा सा नीचे हो जाती है लेफ्ट के मुकाबले। तो यहां पर ये लेवल का डिफरेंस मिलेगा बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे। कौन सी नीचे है, सो राइट किडनी जो है, राइट किडनी वो नीचे होती है लेफ्ट के मुकाबले, राइट किडनी नीचे होती है, ठीक है। अगली चीज अब देखेंगे आप कि एओर्टा क्या है। एओर्टा आप देख पा रहे हैं, एओर्टा का यहां पर कनेक्शन आ रखा होता है, एओर्टा का भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेफ्ट यूरेटर, किडनी का काम होता है, बच्चों से पूछो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो कहते हैं सर किडनी यूरिया बनाती है। गधे हैं आप, किडनी यूरिया बनाती नहीं, यूरिया छानती है सिर्फ। द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया इज द फंक्शन ऑफ किडनी, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज द फंक्शन ऑफ लीवर। ये क्वेश्चन आए तो गलत करके आना सब लोग, समझ रहे, गलत होना नहीं चाहिए। यहां देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे,
यूरिया फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत बढ़िया, बात पसंद आ गई है लाइक ठोक दो, क्योंकि 100 लाइक नहीं हुए दूसरा पार्ट नहीं आएगा, कह देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की बात अगर आप करेंगे तो इन लीवर में बन रहा होता है हमारा यूरिया। फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे होती है बच्चों? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ होती है? वो होती है भैया, है गुरुजी, किडनी में होती है सर जी। और मैं की सर जी वो धन्नाटे काट रहा भाई, धन्नाटे नहीं काटने, पेपर है पेपर। अभी पेपर पहले अच्छे से देना, फिर धन्नाटे काटने हमें। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया लीवर में होती है और फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ होती है? किडनी में होती है। दो अलग बातें हैं, बिल्कुल डिफरेंट। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जरा चंद आशार पेश करते हैं। तो अर्ज किया है साथी बच्चा, अर्ज क्या किया हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में? इट इज द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, जिसको आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में मुझे कहना चाहिए इसको, ये हाँ यूरिन का स्टोरेज होता है टेम्पोररी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा हेल्प इन पासिंग आउट, यूरेथ्रा हेल्प्स इन, भाई ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये दिख जाएगा। हेल्प्स इन पासिंग आउट यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है यूरेथ्रा फीमेल में लेंथ ज्यादा है, मेल में, सॉरी फिर से गलत हो रहा है, फीमेल में लेंथ कम होती है, मेल में ज्यादा होती है, लिखा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पूरी बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल किडनी का भी कंसेप्ट है सर। आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब क्या हो जाए, हमारी जो नेचुरल किडनी है, हमारा जो ऑर्गन है वो फेलियर हो जाए। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, आप बता सकते हैं? हुण बता कि वे सके हैं, अभी सामने लाइव होते तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के आपकी क्लास लूं तब भी आप कमेंट करिए, तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा, ठीक है जी। लगना चाहिए कि आपको जरूरत है, तब हम उसको करेंगे लाइव को। फिलहाल यहां देखिए ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है अब किडनी, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एक बच्चा, हम प्री बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे थे, एक बच्चा लिखता है किडनी के ऊपर जो है वो पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। अरे भाई मानते हैं कि पोजीशन वाइज अगर देखोगे, लेकिन किडनी के जस्ट ऊपर की बात चल रही है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बच्चे ने पेनक्रियास को स्टमक के अंदर बताया था अपने लिखती हुई कॉपी में। तो ऐसी बेकार की गलतियां हैं, मतलब आप थोड़ा सा भी सुन लेंगे तो ऐसी गलतियां तो कम से कम नहीं करेंगे। अब मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मुझे लगता है डायग्राम पे बहुत ज्यादा कलाकारी हो गई है एकदम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चीजों को रिवाइज कर लें बस। हाँ, मुझे लगता है काम हो चुका है, आगे चलेंगे। अब अगला हमारा डायग्राम है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, विच इज रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बात को खत्म करेंगे। इट इज द पाथ ऑन विच न्यूरल सिग्नल ट्रेवल्स, न्यूरल सिग्नल, या मैं आपसे कह सकता हूं इम्पल्स ट्रेवल्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको कहां से रिसेप्ट होती है, तो ये मैं पूरा डायग्राम आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखें, आपके हैंड में क्या प्रेजेंट थे? ओ बालक, क्या प्रेजेंट थे बताओ? रिसेप्टर क्या किस चीज के हैं? हीट के और पेन के। तो हीट के और पेन के रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों? थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे? रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट थे, उन्हें पता चला कि कोई भी चीज रखी है, देयर इज अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, फ्राई पैन इसको बोल सकते हैं, तो ये गर्म है। अब इसको किसने रिकॉग्नाइज किया? आपके रिसेप्टर ने। और मैसेज कहां भेज दिया? मैसेज जो है अब चल के जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को ले गए, आप देख रहे हैं, और जाकर के कहां डाल दिया? सीएनएस में डाल दिया, वो भी स्पाइनल कॉर्ड में। देखो भाई, आपको ये बात तो पता होगी कि हमारे सीएनएस के दो पार्ट हैं, गेटिंग? सीएनएस के दो पार्ट हैं, कितने हैं? सीएनएस के दो पार्ट, एक है ब्रेन और दूसरा है बालक स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स आते हैं उन्हें कहा जाता है बालक स्पाइनल रिफ्लेक्स, और ब्रेन से जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रेनियल रिफ्लेक्स। सबसे पहली बात ये भी सीख लें कि रिफ्लेक्स होता क्या है सर? इट इज अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये सोच के नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गर्म तवे पे आपने हाथ रखा, फिर आपको गरम गरम लगा, तो आप पहले सोचो ओए मैकी की गरम गरम है, फिर सोच के अच्छा हाथ हटा लूं,
फिर आप हटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत गर्म है तो भले इतना खिलवाड़ कर लो, नहीं तो गर्म चीज पे जैसे ही हाथ लगता है तुरंत हटा लेते हैं हम, है ना। किसी ने पिन, आपके हाथ में पिन लगा दिया तो एकदम से कूद जाएंगे आप। सो दिस इज द इनवॉलेंट्री एक्शन वेयर नो प्रोसेसिंग और थिंकिंग इज इन्वॉल्व और रिक्वायर्ड बेसिकली। तो इस तरीके की बात आपने समझनी थी। आगे हम चल रहे हैं। अब भाई क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने इसकी एनालिसिस की है कि भाई कोई चीज गर्म लग रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स कैसा हो गया बच्चे, स्पाइनल रिफ्लेक्स। यहां से अब रिले न्यूरॉन ने क्या करेंगे, रिले न्यूरॉन अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिले न्यूरॉन से जो मैसेज निकलेगा वो मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा, और कैरी करके कहां लेकर के आएगा, इफेक्टर। इफेक्टर कौन होता है, इस केस में मसल इन आर्म। तो ये मसल्स जो हैं आपके हाथ में, ये क्या करेंगी, आपके हाथ को हटाने में हेल्प करेंगी। पर ये पूरा रिफ्लेक्स इतनी तेज होता है ना, सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड भी कहना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, सेकंड के भी फ्रैक्शन में, यानी सेकंड से भी कम टाइम में ये काम हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो दिस वाज द बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पूरा जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन आपका जो इंपल्स था, इंफॉर्मेशन थी, जो न्यूरल सिग्नल थे, वो जिस रास्ते पर चलकर गए हैं, दिस होल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आपके पास आता भी है 1-2 नंबर में बनाने को, दैट ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो आप उसमें रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन को मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर और फाइनली इफेक्ट। ये कम से कम 3-4 कंपोनेंट आपको मेंशन करने होंगे रिफ्लेक्स आर्क में। तो ये बात इस डायग्राम से रिलेटेड थी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन लाइक द सेशन ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बात करते हैं। इसके बारे में पहली बात, इसकी शान में कुछ गुस्ताखियां हम कर लेते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए भैया, किडनी बनी हुई भी इसी से है, ठीक है, स्ट्रक्चरली भी तो यही है, और फंक्शनल यानी कि किडनी का जो ओवरऑल काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यूरिया फिल्टर करके बाहर निकालना, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट का हेल्प है वो है नेफ्रॉन। गेटिंग। अब बात करते हैं आगे, ये ग्लोमेरुलस क्या है भाई। ओ गुरुजी ग्लोमेरुलस बताओ क्या है। ओ गुरुजी ग्लोमेरुलस की बात करें बेटा, इट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, तो ये कैपिलरीज का गुच्छा है। ये कहां रखा हुआ है, हुण गुरुजी कप में रखा है। वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहां पर फिल्ट्रेशन होगा। बेसिकली ग्लोमेरुलस जो होता है ना, इस तरीके से ग्लोमेरुलस, ये है मेरे पास गुच्छा, और ये वुमेन्स कैप्सूल, ये इसमें ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर जो वुमेन्स कैप्सूल है, इसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। पोडोसाइट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती है, उनके बीच में पोर होते हैं, वहां से छनता है कौन, यूरिया। यूरिया हो गया, वाटर हो गया, ऐसी चीजें निकल करके नीचे आ जाती हैं, यहां पर, यहां आ जाती हैं, यहां यानी कि पीसीटी में आ जाती हैं, रीनल टिब्यूल में आ जाती हैं। जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रीनल टिब्यूल। इसके आसपास जो रेड और ब्लू दिख रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में आया कौन, ब्लड, और वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होने के बाद यहां से यूरिया, वाटर और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहां चला गया, रीनल टिब्यूल में चला गया, ये येलो येलो वाली लाइन में। और ये चलता जाएगा और यहां मूव करके इसको फाइनल कहां आना है, यहां पे आना है। ये होती है डीसीटी, और डीसीटी में चलता हुआ कहां एंटर मार गया, ये कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। पर अब ये जो चीज चल रही है कैपिलरीज, बेसिकली दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क इसको कहते हैं बच्चा। इसका जो मेन यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो आप इस समय देख पा रहे हैं ऐसा, इसमें मैं नाम ले लेता हूं, कई बार एग्जाम में आ जाती है, वो है बच्चे वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा कहां मिलेगा आपको, नेफ्रॉन में मिलेगा। और इसका काम क्या होता है ये भी सुन लें। वासा रेक्टा का जो फंक्शन है वो क्या है, टू कंसंट्रेट द यूरिन, कंसंट्रेट द यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करना किसका काम है, वासा रेक्टा का काम है, ठीक। ये रीनल वेन की क्या है, ब्रांच है। अब बड़े कमाल की बात होती है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको सुन करके शायद लगेगा कि हाँ हम भी गलत करते हैं। किडनी, नेफ्रॉन जो होता है ना, इसमें ब्लड लाता कौन है, रीनल वेन लाती है, रीनल आर्टरी लाती है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, किडनी में ब्लड जो लाता है, मैं यहां पे हिंदी में कर ले रहा हूं, किडनी में ब्लड
लाता कौन है, लाता है, और यहां मैं लिखता हूं किडनी से ब्लड, किडनी से ब्लड बाहर कौन ले जाता है, ले जाता है। भाई कमाल का क्वेश्चन है, कम से कम 20 लोगों से पूछो तो मैं गारंटी दे रहा हूं यहाँ पे 16 लोग गलत बताएंगे इसको, क्योंकि दिमाग में फीडिंग गलत हो रखी है ना। ध्यान से देख लो, यहाँ पे आंसर आपके सामने है, आप बस अगर थोड़ा सा ठीक से देखें। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टरी से ब्लड अंदर आ रहा है, उसके बाद यूं 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 फैल फाल के फैल बाहर किससे जा रहा है, वेन से जा रहा है। तो ब्लड लाता कौन है बच्चों, ब्लड किडनी में ब्लड लाता है कौन, रीनल आर्टरी। ये अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, एकदम आपके नंबर काट सकता है, 80 लाने से रोकेगा। और जबकि बाहर कौन ले जाता है ब्लड, वो है रीनल वेन। ये बात थोड़ी सी मुझे लगता था इंपॉर्टेंट थी, आई डिस्कस्ड विद यू। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कैरी यूरिन, जो यूरिन बन जाता है कलेक्टिंग डक्ट उसको ले जाती है और कहां डालती है, यूरेटर में डाल देती है, यूरेटर में डाल देती है, पास इनटू यूरिन, पास इनटू यूरेटर। यूरेटर से कहानी कहां पहुंचेगी आप जानते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्पोररी स्टोरेज है, जब तक कुछ समय रहेगा तब तक आप क्या करेंगे, उसको स्टोरेज रखेंगे। देखिए अगर यूरिनरी ब्लैडर ना होता तो क्या होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यूरिनरी ब्लैडर ना होता तो आपके घर में जो गद्दे पड़े हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं, सोफे पे या गद्दे पे बैठ के जिस पे मोबाइल चला रहे हैं, ये गद्दे नहीं होते। क्यों, यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं, कहीं भी आप यूरिन पास आउट कर देते, जैसे बन रही है बूंद बूंद, तो व्यवस्था बिगड़ जाती। क्लासरूम नहीं होता आपका, फिर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, क्योंकि हर टाइम पे आप तो एक्सक्रीट करे जा रहे होते ना कंटिन्यूअसली। पर यूरिनरी ब्लैडर ने क्या कर दिया, आपको ऐसी कंडीशन बनाने पे कि भाई क्लासरूम में आप पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम है, जब आपको अर्ज लगेगी तब आप जाकर के क्या कर देंगे, यूरिन को पास आउट कर देंगे। द एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज कॉल्ड, क्वेश्चन सुने, द एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज कॉल्ड मिक्टरेशन। ये बात मुझे लगता है यहां पर काफी कुछ हो गया नेफ्रॉन के बारे में, हाहू हल्ला मच चुका है। अगला डायग्राम हमारे पास है नेफ्रॉन, ठीक है जी। नेफ्रॉन पे थोड़ी सी बात करते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम आपके सामने है, इसको ओके। सो मुझे लगता है ये वॉइस थोड़े से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, यहां पर ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां न्यूक्लियस दे रखा है, यहां पर कुछ और निसेल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कई बार आप देखते हैं इस चीज को। यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अगली बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है अगली बात है हमारे पास, ये पूरा स्ट्रक्चर सेल बॉडी कहलाता है इतना। ये छोटे छोटे जो नर्व लाइक दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ऑलरेडी रिटन है। डेंड्राइट का काम क्या होता है गुरुजी, सर जी क्या होता है काम बताओ। डेंड्राइट का काम होता है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, किसी इंपल्स को रिसीव करना, किसी सिग्नल को रिसीव करना, ये डेंड्राइट्स का काम है, ठीक है। जैसे अभी आपको गरम गरम लगा था फ्राई पैन, तो रिसीव कहां से हुआ होगा, डेंड्राइट से। उसके बाद वो नॉलेज कहां आ गई, वो इंफॉर्मेशन कहां आई, सेल बॉडी में। यहां से फिर एक्सॉन के थ्रू चलेगी। एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है, एक्सॉन का फंक्शन होता है कैरी इंफॉर्मेशन। एक्सॉन का काम है इंफॉर्मेशन को कैरी करके कहां तक ले जाना, डेंड्रॉन तक ले जाना, या फिर नर्व एंडिंग तक लेकर के जाना। अब यहाँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लिख रखे हैं। जैसे सबसे पहली बात ये, इसको कहते हैं बच्चों माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। अगर आप बोर्ड का लेवल यहां है तो तैयारी आपको कहां करके जानी है, यहां, तभी तो 80 आएंगे, क्योंकि झरोके से झांकने की जो है विंडो रहेगी हमारे पास। लेकिन अगर आप बोर्ड का लेवल यहां तैयारी कर ली, यहां बोर्ड हल्का सा करवट ले ले, आपसे ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भैया लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें किसी के साथ। और ये जो है हमारी स्वान सेल्स,
ये स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। बाकी इंपल्स यहाँ से चला और कहाँ पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया, विच इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग पर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम नहीं लिया किसी ने, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नॉब इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या फिल होता है बच्चों, इसके अंदर फिल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या फिल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का केमिकल होता है, ठीक है। जब दो न्यूरॉन के बीच में इंपल्स पास होती है, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, जो जंक्शन है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स में इंफॉर्मेशन कैसे चलती है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कभी डिटेल में पढ़ने का मौका मिला होता तो हम आपको बताते कि किस तरीके से केमिकल बॉल, ऐसा होता है जब इंपल्स यहाँ पे आया, यहाँ पर छोटे छोटे बॉल समझ लीजिए आप, बॉल में केमिकल भरा हुआ है, ऐसे ऐसे मूव करने लगते हैं बहुत तेजी से और जाकर के वॉल से टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराते हैं बस्ट हो जाते हैं, केमिकल रिलीज हो जाता है दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है साइनेप्स। वही केमिकल किसी दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पर जाकर के क्या करता है, इंपल्स क्रिएट कर देता है, इंफॉर्मेशन हौले से कान में कह देता है, सुन बाबा सुन, आगे मैं गाऊंगा नहीं। तो इंपल्स फिर क्या करती है, अगले न्यूरॉन में चलने लगती है। न्यूरॉन के बारे में एक बात कह लेना जरूरी है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों, न्यूरॉन है। ये बात बड़ी क्लियर सी हो गई है। अब आगे हम एक और डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम अगला जो है बेटे हार्मोन है। हार्मोन में हम डिटेल में बात करेंगे, ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, इसके साथ और भी डायग्राम है, से हार्मोन कंप्लीट बात होगी। उसके बाद बाइनरी फिजन वगैरह है, प्लेनेरिया हो गया, इस तरीके के स्पोर फॉर्मेशन पे यहाँ बात हो जाएगी कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपको बोर ना कर दे, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक बना रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने पर लग गया हूँ। तो मुझे अगर लगेगा कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, वो कैसे लगेगा मुझे, सर कैसे आपको पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 100 लाइक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 100 लाइक आ जाए। जिस दिन 100 लाइक आ जाएगा मैं सेकंड पार्ट रिलीज कर दूंगा। रिलीज करने के इस वाले पार्ट के तुरंत शाम तक ही अगर आ गया तो शाम तक आपको सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा। बेसिकली 2 पार्ट में ये बात खत्म हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है सेशन आपको पसंद आया। वीडियो में यहाँ तक चले आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।